नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। अब कड़वी दवा पीना शुरू कर दीजिए। महाकुंभ में डुबकी लगाकर पाप मुक्त हो गए, तो अब शेयर बाजार में डुबकी लगाकर देशभक्ति का सर्टिफिकेट हासिल करिए। कुछ नया नहीं हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अच्छे दिन के वादे मैंने किए थे, आपने मुझ पर भरोसा किया, तो अच्छे दिन लाने का जो मेरा रास्ता है, उस पर मेरे साथ इत्मीनान से चलते हुए कड़वी दवा पीने के लिए तैयार रहिए। जो कड़वी दवा खुशी खुशी पिएगा, वही सच्चा देशभक्त कहलाएगा। जाहिर है, पहली बार अच्छे दिन के भरोसे के साथ आपने उन्हें सत्ता पर बिठाया, तो उन्होंने जो अपनी पारी की शुरुआत की, उसमें कड़वी दवा पीने के लिए तैयार रहने को कहा और यह भी कहा कि कड़वी दवा खुशी खुशी पिएंगे तो सच्चा देशभक्त कहलाएंगे। तो आप सच्चा देशभक्त कहलाए भी प्रधानमंत्री की दूसरी पारी के लिए नरेंद्र मोदी को आश्वस्ति दी, उन पर भरोसा किया। दूसरी पारी खत्म हुई तो तीसरी पारी के लिए भी मौका दिया। तो आज जो स्थिति है कि शेयर बाजार में डुबकी लगाकर देशभक्ति का सर्टिफिकेट पाने की, तो आपको अब पाना ही होगा। इसके अलावे आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। बातें कड़वी है लेकिन सच्ची है। उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है सुनने गुनने के बाद आप मुझसे इत्तेफाक रखेंगे। अगर नहीं रख पाए तब भी कोई बात नहीं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा ताकि मैं उसका विश्लेषण कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय शेयर बाजार जो पिछले वर्षों में बहुत हरा भरा नजर आ रहा था, उसमें एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के पेंशन फंड में जा रहे पैसों का भी बड़ा योगदान था। आज जब शेयर बाजार औंधे मुंह गिरा है, तो इन कर्मचारियों के पेंशन फंड में भी निश्चित ही बड़ी सेंध लगी है। कल्पना कीजिए, जो सरकारी कर्मचारी इस वर्ष फरवरी या अगले मार्च अप्रैल में रिटायर करने वाले होंगे, उन्हें मिलने वाली पेंशन की अल्प राशि में और कितनी कमी हो गई होगी। जब आपका फंड शेयर बाजार के उतार चढ़ावों से जुड़ा है, तो उतार का खामियाजा आपको पेंशन में कमी के रूप में भुगतना ही पड़ेगा। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि पिछले 5 महीनों में भारतीय शेयर मार्केट में लगभग 90 लाख करोड़ की हानि हुई है। तो इस हानि के निर्दोष भागीदार वे तमाम सरकारी कर्मचारी भी हुए, जिनकी कमाई का एक हिस्सा जबरन शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। लगातार गिरते बाजार और आगे इसमें जल्दी सुधार की कोई बड़ी उम्मीद न देखकर लगभग 61 लाख एसआईपी बंद की जा चुकी है। लेकिन सरकारी कर्मचारी क्या करें? उनके वेतन से एक निश्चित राशि तो अभी भी काटकर शेयर बाजार के हवाले की जा रही है। एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम का प्रावधान ही ऐसा बनाया गया है। कितनी चतुर और कितनी धूर्त है कारपोरेट संपोषित सत्ता संरचना, इसे समझिए। शेयर बाजार के माध्यम से कारपोरेट को पूंजी की अबाध आपूर्ति होते रहे, इसके लिए सरकारी कर्मचारियों के पेंशन फंड के लिए उनके वेतन से एक निश्चित राशि हर महीने काटकर बाजार के हवाले कर देने का नियम ही बना दिया गया। आज बाजार गिर रहा है और गिरता ही जा रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का कोमा में चला जाना है।
नीति निर्माताओं ने तमाम आर्थिक नीतियों का निर्माण और उनका क्रियान्वयन कारपोरेट हितों को ध्यान में रखकर किया, जिसका नतीजा है कि समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती ही गई। माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ 10 वर्षों के राज में यह आर्थिक असमानता इतिहास की सबसे तेज गति से बढ़ी। जिन्हें इस तथ्य पर भरोसा करने में शंका हो रही है, वे कृपया नेट खंगालकर ऑक्सफैम की रिपोर्ट देख सकते हैं। तो हेमंत कुमार झा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है, पत्रकार भी हैं, रहे हैं। पहले पूरा वक्ती पत्रकार थे। जब शिक्षक चुने गए तो उन्होंने उसे किनारे कर दिया, लेकिन देश दुनिया पर पैनी नजर है और वे अपनी बातें सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। तो हेमंत झा का विश्लेषण है कि नतीजा यह है कि देश की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा मुट्ठी भर कारपोरेट ने अपनी झोली में भर लिया और आबादी के बड़े हिस्से में कुछ खास नहीं आया। नतीजा, देश के 110 करोड़ लोगों में इतनी भी आर्थिक ताकत नहीं बची कि वे रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं का क्रय अपनी न्यूनतम जरूरतों के अनुसार भी कर सके। तो निरंतर बढ़ती ही जा रही इस आर्थिक गैर बराबरी को अब बाजार झेल नहीं पा रहा है। तभी गिरावट ऑटो सेक्टर से लेकर एफएमसीजी सेक्टर तक नजर आ रही है और बाजार औंधे मुंह पड़ा नजर आ रहा है। एफएमजीसी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी रोजमर्रा की सामान खरीदारी से जुड़ी वस्तुएं, ज्यादा स्पष्ट करूं तो टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, तेल, मसाला आदि आदि। इन्हें बनाने वाली बड़ी कंपनियां बता रही है कि बीते दिनों में उनके उत्पादों में आश्चर्यजनक रूप से गिरावट आती गई और अंतिम रिपोर्ट आने तक इन वस्तुओं के बाजार में लगभग 20% की गिरावट आ चुकी है। अब रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले वस्तुओं के बाजार में भी इतनी बड़ी गिरावट की रिपोर्ट मिलने लगे तो मानना होगा कि यह आर्थिक नीतियों की विफलता का स्पष्ट संकेत है और ऐसी विफलता है जो निकट भविष्य में बाजार की सेहत सुधरने की उम्मीदों को भी धुंधला कर देती है। एफएमसीजी कंपनियों के शेयर मूल्यों में भारी गिरावट देश की अर्थव्यवस्था की गंभीर बीमारी का द्योतक है। इस बीमारी का एक बड़ा कारण प्राइवेट सेक्टर का निरंतर विस्तार, किंतु इस सेक्टर के कर्मचारियों का अत्यंत कम वेतन। दुखद यह है कि ऐसे अल्प वेतन भोगियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। नतीजा, वे रोजगार में तो हैं, लेकिन इतना खर्च करने की हैसियत में नहीं कि बाजार को गतिशीलता दे सके। नीति निर्माताओं ने लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण के नाम पर प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण को खूब बढ़ावा दिया, जबकि यह कतई जरूरी नहीं कि उदारीकृत अर्थव्यवस्था में सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर ही दिया जाए। सरकारी के साथ ही प्राइवेट कंपनियों का स्वायत्त और उनके रास्तों में लाल फीताशाही का अनर्गल अवरोध खत्म करना ही लिबरलाइजेशन है। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दोनों दो चीजें हैं, लेकिन खासकर नरेंद्र मोदी के दौर में इस फर्क को धुंधला कर दिया गया और सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में सौंपने का बकायदा अभियान चला दिया गया। यह लिबरलाइजेशन नहीं, अर्थव्यवस्था की मुक्ति नहीं, अर्थव्यवस्था का निजीकरण है। सरकारी कंपनी में कर्मचारियों को मानक स्तर का वेतन था, रिटायरमेंट बेनिफिट्स थे, संवैधानिक प्रावधानों के तहत नौकरियों में आरक्षण लागू था। सरकारी की जगह कंपनी निजी हो गई। अब नई भर्तियों में आरक्षण की कौन कहे, वेतन भी सरकारी से बहुत कम है। ऐसी कंपनियों ने गिग वर्कर्स की ही अधिक भर्ती की जाने लगी, जिनका वेतन तो और भी कम। तो नौकरी पेशा वर्ग में अति अल्प वेतन पाने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और अब भारत का बाजार इन अंधेरों से घिरने लगा है। रिपोर्ट बता रही है कि 12-14 लाख से अधिक कीमत की कारों के बाजार में वैसी मंदी नहीं है जैसी 5 से 8 लाख की कारों के बाजार में है। यह संकेत है कि मोदी राज में आमदनी और मुद्रास्फीति के अनुपात के आधार पर पहले से मिडिल क्लास में रही बड़ी आबादी अब गिरकर निम्न मध्य वर्ग में आ चुकी है और निम्न मध्य वर्ग क्या आर्थिक जहालत झेल रहा है, यह तो सबके सामने है।
जब टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू तक बाजार में भारी मंदी का आलम हो, तो यह बाजार ही नहीं, समाज के भी बीमार हो जाने का संकेत है। यह नीति निर्माताओं की विफलता का पैमाना है। गीग इकोनॉमी का बढ़ता प्रभाव अब सरकार के ऑफिसों में आउटसोर्सिंग के नाम पर बेहद कम वेतन पाने वाले लाखों कर्मियों के रूप में नजर आ रहा है। जिस पर नियमित नियुक्त होने वाला व्यक्ति 50,000 वेतन पाएगा, उस पर आउटसोर्सिंग से बहाल हुआ गिग वर्कर 10,000 वेतन पाता है। यह गैर बराबरी उपभोक्ता बाजार पर अब भारी पड़ने लगी है। कंपनियां खूब मुनाफा कमाती है, लेकिन वर्कर को खूब कम वेतन देती है। कंपनी मालिक मोटा होता जा रहा है, वर्कर न्यूनतम जरूरतों के लिए जूझ रहा है। जिस देश के कामकाजी वर्ग का बड़ा हिस्सा गरीब होता जाएगा, उसके बाजार में हरियाली कैसे आएगी? जब हरियाली नहीं आएगी, तो शेयर बाजार ऊंचा कैसे होगा? वह लड़खड़ाता ही चलेगा। अभी यह डराता है उन कर्मियों को जिनके पेंशन फंड की राशि शेयर बाजार की हरियाली बढ़ाने के लिए लगाई जा रही है। तो संकेत बहुत साफ हैं। संकेत इस बात के कि आप 56 इंच के सीना पर गर्व करिए, इस बात पर कि आपका नेता, आपका अगुआ 56 इंच के सीने वाला है। वह रात के अंधेरे में किसी देश में घुस कर पीट कर लौटता है। उसके एक फोन पर उस यूक्रेन युद्ध बंद हो जाता है। तो यह भी सोचिए कि अभी ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो झड़प हुई, तो वो किस युद्ध को खत्म करने के लिए ट्रंप दबाव बना रहे थे और किसके लिए जेलेंस्की तैयार नहीं थे। तो आंखें खुली रखने की जरूरत है, क्योंकि अब इधर उधर सोचने की स्थिति नहीं है। आप खुद इस कदर चिंता से घिरे हैं, समस्याओं से घिरे हैं, कि इससे निकलना, पार पाना बहुत मुश्किल है। यही देश की आबादी की स्थिति है, देश की स्थिति है। बहरहाल निराशा की कोई बात नहीं है, चीजें बिगड़ती है, संभलती है। उम्मीद करिए संभलेंगी। लेकिन जो अभी देश के नीति नियंता हैं, नीति निर्धारक हैं, वे जहां जा रहे हैं, जहां जाना चाहते हैं, उसका कुल जमा निष्कर्ष यही है। तो संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे, प्रतिक्रिया भी देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।